जिस पुल पर हजारों श्रद्धालुओं को चलना था उसकी मजबूती जांचने के लिए इंजीनियरिंग टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन उज्जैन से जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और ये बात साबित हो जाएगी अजब मध्य प्रदेश की गजब कहानी है। ये कोई स्टंट शो नहीं है, ये सरकारी सिस्टम में पुल की मजबूती जांचने का एक अनोखा तरीका निकाला गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में नागचंद्रेश्वर मंदिर तक जाने के लिए 91 फीट लंबा फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। अभी 2 दिन पहले इस पर 300 से ज्यादा सुरक्षा गार्डों को करीब 10 मिनट तक कूदाया गया, जंप कराया गया। दावा है कि लोड टेस्ट था ताकि पता चल सके कि हजारों श्रद्धालुओं का दबाव पुल कितना सह पाएगा। इंसानों के जरिए कराया गया, लेकिन सवाल है कि क्या पुल की मजबूती ऐसे ही कूद कूद कर जांची जाती है? आज तक क्या आपने दुनिया में कभी देखा ऐसे टेस्ट किया जाता हो? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर इसी टेस्टिंग के दौरान अगर ये पुल जवाब दे देता तो इन 300 गार्ड्स का क्या होता, इनके परिवारों का क्या होता, कौन जिम्मेदारी लेता? क्या कलेक्टर साहब लेते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार लेती? बड़ा हादसा हो सकता था। हजारों की भीड़ आने वाली थी और इस तरह की टेस्टिंग में ही पुल अगर गिर जाता तो ये टेस्ट नहीं, एक बड़ी त्रासदी का रिहर्सल बन जाता। अब नाग पंचमी के दिन महाकाल मंदिर में उमड़ी भीड़ की इस तस्वीर को देखिए। इस दिन 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन किए थे। 4,80,000 श्रद्धालुओं ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए और लगभग 1,50,000 श्रद्धालुओं ने भी काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। ये सब कल की तस्वीरें हैं उज्जैन की। इसी लाखों की भीड़ के लिए ही फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है और सिंगल्स के दौरान तो ये भीड़ 5 गुना तक बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरह से इसका सेफ्टी टेस्ट किया गया वो कतई भी साइंटिफिक नहीं कहा जा सकता और इसीलिए उस पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूरे मामले पर पीडब्ल्यूडी का कहना है कि यह टेस्ट कलेक्टर साहब के निर्देश पर किया गया था और इसमें किसी की जान को कोई खतरा नहीं था। सुनिए जरा। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि लोगों की भीड़ भाड़ होने में और जो तेजी से चलने से कंपन उत्पन्न होता है तो उसका तकनीकी रूप से एक जंपिंग टेस्ट करा के भी परीक्षण किया जाए। तो वो रात्रि के समय जो गार्ड्स है उनको एकत्रित कर निर्देशानुसार जो जंपिंग टेस्ट किया गया, जो उचित पाया गया। अजय यादव साहब इंजीनियर को सुन रहे थे आप, बिल्कुल कंपन चेक किया जाता है, पर ये साइंटिफिक तरीका नहीं है। हम इनको बताते हैं कि इनको क्या करना चाहिए था। दरअसल ब्रिज लोडिंग टेस्टिंग के लिए आईआरसी की गाइडलाइंस है। आईआरसी का मतलब है इंडियन रोड कांग्रेस, जो भारत में सड़कों, पुल और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स तैयार करने वाली सबसे प्रमुख संस्था है। फुट ओवर ब्रिज के लिए स्टैटिक लोड टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में डिफॉर्मेशन यानी पुल कितना झुकता है इसको मापा जाता है। लोड की पोजीशन तय की जाती है, विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है और जांचा जाता है कि किसी स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन होने पर वो कैसे हिलता है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। और ये जो लोड है ये सैंडबैग का होता है, यानी मिट्टी के झोलों का, बैगों का। इंसानों को नहीं कुदाया जाता। फुट ओवर ब्रिज जैसे स्ट्रक्चर की टेस्टिंग लोगों को उस पर जंप करा के नहीं करी जाती। इसका प्रॉपर वैज्ञानिक तरीका है, तौर तरीका पूरा बना हुआ है और वैसे अगर टेस्ट किया जाए तो ये डॉक्यूमेंटेशन आगे जाके भी, जब ये ब्रिज को मेंटेन किया जाएगा ओवर द इयर्स, आज से 5 साल 10 साल बाद, तब भी इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वैसे संभाला जा सकता है। अब सवाल ये कि क्या 300 गार्ड के कूदने से पहले और बाद में पुल का डिफॉर्मेशन, वाइब्रेशन और स्ट्रक्चरल रिस्पांस को वैज्ञानिक तरीके से रिकॉर्ड किया गया? अगर किया गया है तो रिपोर्ट सामने आनी चाहिए और अगर नहीं किया गया तो फिर सवाल और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये वही उज्जैन है जहां नाग पंचमी के मौके पर यानी कल नागचंद्रेश्वर मंदिर में भारी भीड़ के बीच भगदड़ जैसे हालात बन चुके थे। हमने वो खबर आपको दिखाई भी थी टाइम्स नाउ नव भारत पर। करंट फैलने की अफवाह फैली थी, जिसके बाद अचानक अफरा तफरी मची, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और कई श्रद्धालुओं को अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा था। गनीमत है किसी का जान नहीं गई इस हादसे में। इस तरह के टेस्ट करवाकर सिर्फ सरकार की खिल्ली नहीं उड़ रही, बल्कि सिंगस्त कुंभ की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। उज्जैन में 2028 में सिंगस्त महाकुंभ का आयोजन है। सिंगस्त की तैयारियों के लिए सड़क, पुल, घाट, ट्रांसपोर्ट और क्राउड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े स्तर पर काम होने का दावा सरकार कर रही है। अब सवाल यह है कि जब 40 करोड़ लोगों की भीड़ का अनुमान है तो क्या सिर्फ पुल ही नहीं, पूरी व्यवस्था की भी ऐसी जंपिंग वाली टेस्टिंग की जा रही है क्या? वाले सिंहस्थ के जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं, क्या उस पर भी आने वाले समय में कलेक्टर उज्जैन
प्रशासक मंडी समिति अथवा आयुक्त नगर निगम या संभाग कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी इन सब पुलों की गुणवत्ता क्या इस प्रकार के कूद को चेक करने वाले हैं? इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। देश में ऐसे पुल आज भी हैं जो 100 साल से भी ज्यादा समय से खड़े हैं। 100 साल से भी ज्यादा अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं। भारतीय रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक 2015 में 35,437 ऐसे पुल थे जो अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे और आज भी बिल्कुल चाक चौबंद स्थिति में है, बिल्कुल ठीक है। सबसे मशहूर है हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज। इसे 1943 में जनता के लिए खोला गया था। इसकी खासियत है कि यह बिना किसी नट बोल्ट के केवल रिवेट से बना हुआ है। ऐसे बिहार के भोजपुर में बना कोयलाइवर पुल 1862 में शुरू हुआ था। यह पुल अपने समय में भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे लंबा नदी पुल था जो आज भी बिल्कुल चालू हालात में है। प्रयागराज में बना ओल्ड नैनी ब्रिज 2 मंजिला पुल है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल में 15 अगस्त 1865 को पूरा हुआ था। ये भी तंदुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। बिहार के रोहतास में सोन नदी पर बना नेहरू सेतु दशकों तक देश के सबसे लंबे पुलों में शुमार रहा। यह पुल सन 1900 में बनकर तैयार हुआ था। उत्तराखंड के हरिद्वार में बना सोलानी पुल करीब 170 साल पहले बनाया गया था और आज भी बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है। ये पुल भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना माने जाते हैं। लेकिन जो कुछ उज्जैन में किया गया वो अपने आप में साइंटिफिक बिल्कुल नहीं था और बहुत बड़ा खतरा था उन 300 लोगों के लिए जिनको उन पर कूदाया गया। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की जिस पर आप सबकी निगाहें हैं। संसद के मॉनसून सत्र में ना विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और ना ही सरकार की तरफ से कोई सफाई दी गई। मेरे साथ लगी इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि मैं किस मुद्दे की बात करने वाला हूं। यह मुद्दा आपकी हमारी जेब से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, लेकिन हम चक्रव्यूह में आज फिर इस मामले को उठा रहे हैं। यह मामला है E20 के पेट्रोल का। हमको आज ये मामला उठाने के लिए मजबूर किया गया और मजबूर किसने किया? सरकार से जुड़े एक बहुत बड़े शख्स ने। यानी मोदी सरकार के अंदर भी अब इसको लेकर बेचैनी साफ दिखाई दे रही है कि E20 को क्यों जबरन कंज्यूमर को बेचा जा रहा है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन साहब, जो कि आप मेरे दाहिनी तरफ इस वक्त देख पा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि करोड़ों पुरानी गाड़ियों को बचाने के लिए पेट्रोल पंपों पर पुराने E10 पेट्रोल की बिक्री को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। सवाल है कि क्या सरकार अब अपने सलाहकार की इस सलाह को सुनेगी? सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने आगाह किया है कि E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल से न सिर्फ पुरानी गाड़ियों को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि इससे देश की खाद्य सुरक्षा और जल स्तर पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है। CEA नागेश्वरन ने द इंडियन एक्सप्रेस के अपने आर्टिकल में साफ लिखा है, E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों को भारी नुकसान हो रहा है। देश में इस समय करीब 8 करोड़ पुरानी बाइक और स्कूटर सड़कों पर है जो कार्बोरेटर तकनीक पर आधारित है और BS4 नियमों से पहले के बने हुए हैं। नागेश्वरन ने इन गाड़ियों को लेकर गंभीर चिंता की ओर इशारा करते हुए लिखा कि एथेनॉल में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। पुरानी गाड़ियां हवा और पेट्रोल के इस नए मिक्सचर को एडजस्ट नहीं कर पाती, जिससे इंजन जल्दी और ज्यादा गर्म होता है। E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों के अंदर लगे रबर के पाइप और पुर्जे धीरे धीरे गलने या खराब होने लगते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने सलाह दी है कि जब तक इन 8 करोड़ गाड़ियों में जरूरी मॉडिफिकेशंस ना हो जाएं, तब तक पेट्रोल पंपों पर पुराने E10 पेट्रोल की बिक्री जारी रहनी चाहिए ताकि आम आदमी की गाड़ियां खराब ना होने पाए। आर्टिकल में भले ही इसे CEA नागेश्वरन का निजी विचार बताया गया हो, लेकिन सवाल यह कि जिस E20 प्रोग्राम से सरकार अरबों रुपए बचाने का दावा कर रही है, क्या उसके छिपे हुए नुकसान उस बचत से कहीं ज्यादा हैं? और क्या सरकार वाकई अपने सबसे बड़े आर्थिक सलाहकार की सलाह को सुनेगी? अब आप सोच रहे होंगे कि जिसने देश के एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी पर इतने बड़े सवाल खड़े किए वो अनंत नागेश्वरन आखिर हैं कौन और सरकार में उनकी कितनी बड़ी हैसियत है। तो चलिए जल्दी से हम आपको पहले ये बता देते हैं।
वी अनंत नागेश्वरन भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। वित्त मंत्रालय में यह सबसे बड़ा सलाहकार का पद होता है। देश का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे इन्हीं की देखरेख में तैयार किया जाता है। सरकार कोई भी बड़ी आर्थिक नीति जब बनाती है तो उसमें सीईए का इनपुट सबसे ज्यादा अहम रखता है। जब सरकार का अपना मुख्य अर्थशास्त्री किसी नीति पर सतर्कता बरतने की सलाह दे रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी तो बज रही है। एक्चुअली सरकार को अपने सलाहकार की बात सुननी चाहिए क्योंकि उसके रीजन है। देखिए, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम जो है वो इस समय ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और इसको एक दिन में सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसीलिए